अरे, शहर रहने जा रहे हैं तो सारा गांव ही साथ में बांध कर ले जाएगी क्या? रमेश जी ने अपनी पत्नी मानवी जी को सामान बांधते हुए देखा तो आश्चर्य से बोले, हाँ तो ले जाऊंगी। मेरे बेटे से पहली बार मिलने शहर जो जा रही हूँ, उसकी पसंद के ये लड्डू बनाए हैं और सूजी की मठरियाँ और आम का अचार, ये बेसन की नमकीन। वहाँ मसाले शुद्ध थोड़े ना मिलते होंगे। महीने 2 महीने की वो भी बांध लिए, 2 किलो बड़ियाँ और ये आलू के पापड़, साथ में गांव का देसी घी। बेटे बहू हैं, शुद्ध खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगी। पता नहीं उन्हें शहर में कुछ मिलता भी होगा या नहीं। फिर अभी नई नई गृहस्थी बसी है। जे जो भी सामान समझ आया मैंने बांध लिया। अब आप ना रोकिए। मेरे बेटे और मेरे बीच में आने का आपका कोई हक ही नहीं है। मैं तो कितना रोई थी, पर आपने मेरी सुनी ही नहीं। शहर पढ़ने भेज दिया। अब तो ऋषि वही का होकर रह गया है। गांव भी नहीं आता। महीनों पहले ब्याह करके गया था, बहू को साथ ही ले गया। एक दिन भी मेरे पास ना छोड़ा। बेटी ना थी तो क्या मैं बहू को प्यार नहीं देती? मानवी जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भावुक हो गई। सामान उनके हाथ में ही रह गया। रमेश जी ने संभाला और बैठाया। इतना दुखी क्यों होती है? मैं तो कब से उसे बुला रहा था, पर उस दिन वो पहली बार बोला कि आप ही रहने आ जाइए। उसे तो समय नहीं है, नौकरी भी तो करनी है। आजकल नौकरी घर परिवार रिश्तों और भावनाओं से ज़्यादा जरूरी हो गई है। काम भी तो उसी से चलता है। शहर के खर्चे भी तो बहुत होते हैं। अब तू सामान बांध ले, फिर ना कहना कि कुछ छूट गया है। और हाँ, वहाँ पहनने के लिए कुछ अच्छी साड़ियाँ भी रख लेना। बहू भी तो पढ़ी लिखी नौकरी वाली है, उसके सामने तू कुछ कम नहीं लगनी चाहिए। अरे, बहू से कैसी होड़, वो तो मेरी बेटी जैसी है। कम या ज़्यादा क्या होता है? अब उसके जैसी तो सुंदर नहीं लग सकती। वो तो जाने क्या क्या पहनती है। और ये कहकर मानवी जी हंसने लगती हैं। कितना छोटा था हमारा ऋषि, और अब बहू भी लेकर आ गया। आपको याद है, शादी के इतने सालों बाद वो हुआ था। मैंने मंदिर जाकर कितनी प्रार्थनाएं की थी, पूजा पाठ, टोना टोटका, जो जिसने बोला वो किया था। कितने इंतजार के बाद मेरी गोद हरी हुई थी, पर वो बड़ा कमज़ोर हुआ था। डॉक्टर ने भी कहा था अच्छे से देखभाल करनी होगी। बच्चा बड़ा ही कमज़ोर है। उसके रोज़ मालिश करती थी, सुबह शाम करती थी, ताकि हड्डियाँ मजबूत हो जाएं और वो चलने लगे। कितनी मुश्किल से चलने लगा था और बोली भी नहीं आई थी। हर काम उसका देरी से हुआ था। ईश्वर ने एक ही संतान दी, पर उसे भी मुश्किल से पालना पड़ा। जब ऋषि बड़ा हुआ तो पढ़ने में तेज निकला। कक्षा में पहले नंबर आता था। सब कहते थे ऋषि बहुत बड़ा बनेगा, और आज बड़ा होकर बड़ी सी नौकरी करने लगा है। पत्नी भी अपनी पसंद की लाया है, पर देखा ना, बहू तो हमारे पैर भी ना छुए। थोड़ी आजकल के ज़माने की है। मुझसे तो बात भी ज़्यादा ना हुई थी। बस हाँ में हाँ और ना में ना कर देती थी। हाँ, पर शादी के तीसरे दिन तो दोनों चले गए थे। नौकरी जो करनी थी, मन भर कर देखा भी नहीं। मैं तो काम में ही उलझी हुई थी। अब छोड़ना, क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। अब घर इतने दिनों बंद रहेगा तो उसे भी संभाल कर जाना है। तभी मोबाइल में घंटी बजती है। उसे सुनकर मानवी जी खुश हो जाती हैं। सुनो जी, लगता है ऋषि का फ़ोन है। वो लपक कर उठा लेती है। हाँ बेटा, कैसा है? तूने खाना खा लिया क्या? क्या माँ, हर बार एक ही सवाल। मैं कोई बच्चा हूँ जो आप मुझे खाने को पूछ रही हो? मेरी बाबूजी से बात करवाओ। बाबूजी, उस खेत का क्या हुआ? आपने सौदा किया या नहीं? अब शहर में मुझे अच्छी सोसाइटी में फ्लैट लेना है, तो जल्दी पैसा चाहिए। डाउन पेमेंट भी देना होगा। आप जल्दी से खेत का सौदा कीजिए। वैसे भी अब उसमें पहले की तरह फसल होती कहाँ है। और गुस्से में उसने फ़ोन रख दिया। ऋषि क्या कह रहा था? मानवी जी ने उन्हें झकझोरा तो वो संभल कर बोले, हाँ, कह रहा था सारा सामान अच्छे से पैक कर लेना। सफ़र के बीच के लिए भी खाना रख लेना। ट्रेन में अच्छा खाना मिलता नहीं है। माँ बाहर का खाएगी तो उनका पेट खराब हो जाएगा। रमेश जी ने बहलाते हुए कहा। हाँ, तो सही कह रहा था। मेरा बेटा है तो माँ की सेहत की चिंता तो
होगी ही। अब भी मेरा ऋषि मेरा कितना ख्याल रखता है। और वो काम में लग गई। रमेश जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। जिंदगी भर खेतों में काम किया, खेतों की फसल को ही बेचकर घर चलाया था। खेतों में उनकी जान बसती थी और ऋषि जिद कर रहा था कि जो भी खेत है उन्हें बेचकर पैसा उन्हें दे दे ताकि वो शहर में फ्लैट ले सके। पर ऋषि ने कभी नहीं सोचा कि अगर खेत बेचकर सारे पैसे उसे दे दिए तो वो दोनों बुढ़ापे में खाएंगे क्या। अब वो खुद खेत में काम नहीं कर सकते हैं पर करवा तो सकते हैं। और अभी से बेटे बहू पर निर्भर होना उन्हें मंजूर भी नहीं था। अब वो अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते थे। खेत बेच देंगे तो घर कैसे चलेगा। भले ही ऋषि कमाता हो पर उसने आज तक अपनी माँ बाबूजी पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। शहर में रहने वाले मोटे खर्चों की दुहाई देकर दिल के कितने छोटे हो जाते हैं। अपने ही माता पिता पर खर्च करने के लिए कतराते हैं, जिनकी वजह से आज वो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। जब मानवी जी सो रही थी तो रमेश जी ने खेत के और घर के कागज निकाले और जल्दी सुबह ही अपने एक मित्र जो वकील थे उनके पास चले गए और सारी बात उन्हें बताई। वकील ने उन्हें सब कुछ समझाया, कुछ लिखा पढ़ी हुई और वो घर आ गए। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मोहन के घर चाय पीने गया था। तुझे तो पता है उससे मिले बिना मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। अब 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो घर खेत भी तो किसी को संभाल कर जाने पड़ेंगे। ऐसे कैसे सामान उठाया और चल दिए। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने रास्ते भर का खाना बांध लिया है। आपकी वजह से देर हो गई तो फिर माफ ना करूँगी। मानवी जी बनावटी गुस्से में बोली। अरे वो तो ठीक है पर बहू के सामने मुझे हुक्म मत देना, ना ही डांटना, वरना वो भी मेरी इज्जत ना करेगी। ऐसे कैसे ना करेगी? जो मेरे पति की इज्जत ना करेगी उससे मेरा भी कोई वास्ता ना होगा, चाहे वो मेरी बहू हो या बेटा। मेरे लिए तो आप ही पहले रहोगे। मानवी जी ने कहा। देखो अपनी बात पर कायम रहना, समय आने पर पलट मत जाना, रमेश जी ने गंभीर होते हुए कहा। उनके चेहरे के भाव पढ़कर मानवी जी बोली। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके और ऋषि के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। अब ऐसी स्थिति का कुछ पता नहीं, इस जमाने में कब किसके साथ क्या हो जाए। अब हम दोनों बुढ़े हो गए हैं। बूढ़े होंगे आप, मैं तो अभी भी जवान हूँ। मेरे बालों और रूप में कोई कमी नहीं आई है। और दोनों हंसने लगे। सभी पड़ोसियों को बताकर सबसे मिलकर दोनों गांव के स्टेशन से शहर की ट्रेन में चढ़ गए। लंबा सफ़र था। 20 घंटे की थकान वाली यात्रा करके दोनों शहर के स्टेशन पर पहुंच गए। मानवी जी की नज़रें बेटे को ढूंढ रही थी। ऋषि लेने नहीं आया। मुझे तो लगा दोनों बेटे बहू स्टेशन पर मिलेंगे। आज तो रविवार है, उनका ऑफिस भी नहीं है। सामान एक तरफ रखकर रमेश जी ने मानवी जी को बैठाया, फिर अपने बेटे को फोन लगाया। ऋषि बेटा। क्या बाबूजी, संडे है, चैन से सो भी नहीं सकता क्या? आपकी बहू भी देर रात तक काम करती है, आपने तो उसकी भी नींद खराब कर दी। आपको तो नींद इस उम्र में आती नहीं है, पर हमें तो आती है। कोई भी काम था तो देर से फोन कर देते। और बाबूजी, आपने खेत बेचे या नहीं? मुझे घर लेना है। और इधर दलाल ने एक लगा रखी है। आपको तो हमारी जरा भी चिंता नहीं है। कब से कह रहे हैं खेत बेच दो तो मैं घर ले लूँगा। अब अपनी पत्नी को कब तक किराए के घर में रखूँगा? इतनी जायदाद रखी है, क्या छाती पर लेकर जाओगी? वैसे भी इकलौती संतान हूँ, अभी दे दो, बाद में भी तो सब कुछ मेरा होगा। ठीक है, खेत बेचकर सारा पैसा तुझे दे दूँगा, पर फिर तेरी माँ और मैं क्या खाएंगे? हम दोनों का खर्चा तो खेत से ही चलता है। तू हमें साथ में रख लेगा तो मैं खेत बेच दूंगा। बाबूजी, मैं आपको अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? मैं और निशा तो ऑफिस जाते हैं, फिर आपका मन तो गांव में लगता है। आप यहाँ नहीं रह पाओगे, फिर हमारी अपनी ज़िंदगी भी तो है। आप और माँ यहाँ रहोगे तो निशा को परेशानी होगी। ठीक है, तो फिर हम गांव में रह लेंगे। तू हमें खर्चे के 20,000 रुपये भेज दिया करना, रमेश जी ने कहा। क्या बाबूजी, मेरे पास इतना पैसा होता तो आपसे खेत बेचने को कहता ही क्यों? अब 20,000 रुपये महीने आपको भेज दूंगा तो
मैं खाऊंगा क्या? आप सब बेचकर शहर आ जाइए, यहाँ काफ़ी वृद्धाश्रम है। मैं आप दोनों को वहाँ रखवा दूंगा, समय पर खाना मिलेगा, ढेर सारे अपने ही उम्र के लोग होंगे। ये सुनकर रमेश जी का खून खौल जाता है। वाह बेटा, हमने तुझे यही संस्कार दिए हैं। आज तूने बड़े अच्छे से अपना फर्ज निभाया है। पत्नी की फिक्र है कि उसे किराए के मकान में कैसे रखूंगा, पर माता पिता को अनजान वृद्धाश्रम में छोड़ते हुए तुझे शर्म न आएगी? संस्कार तो हमने अच्छे ही दिए थे, पर तुझे शहर की हवा लग गई है। बस मैं और मेरी पत्नी, यही तेरा परिवार है। कल को तेरे बच्चे भी होंगे, वो भी तेरे साथ यही करेंगे, तो तुझे कैसा लगेगा? माता पिता को बेघर करके तू अपना घर बसाएगा? और कान खोलकर सुन ले, मैं खेत किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ये खेत मेरी आजीविका रही है और हम दोनों का बुढ़ापे में यही सहारा है। तुझे ये भी याद नहीं है कि तूने हमें रहने को, तुझे मिलने को बेहद उत्साहित थे। हम तेरे शहर में स्टेशन पर खड़े हैं, तेरी माँ तेरे आने का इंतजार कर रही है। रमेश जी भर्राए गले से बोले, मैंने तो आपको रहने को नहीं बुलाया, वैसे भी कभी ऐसे ही बोल दिया होगा। एक संडे ही तो मिलता है आराम करने के लिए। बाबूजी कोई भी आपको बोल दे तो आप क्या उठकर चल देंगे? जाने अनजाने मेरे मुंह से निकल गया होगा। ये सुनकर रमेश जी के पैरों तले जमीन सरक गई। थोड़ी देर के लिए वो सन्न रह गए। मानवी जी ने फोन हाथ में लिया तो ऋषि बोल रहा था, बाबूजी बिना बुलाए कभी भी नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे कैसे मेरे यहाँ आ सकते हैं? मेरे और निशा के अपने कुछ प्लान हैं, फिर आपने बताया भी नहीं और आ गए। कम से कम एक बार फोन करके बताना तो चाहिए। ये शहर है, आप किसानों का गांव नहीं है। ऋषि तू चुप कर, तू मेरे पति का इस तरह से अपमान नहीं कर सकता। हम किसान हैं और खेती करके ही तुझे पाला है, पढ़ाया लिखाया है। अपने बेटे के घर आने के लिए भी बताना पड़ता है? ये तेरी शहर की संस्कृति होगी। हमारे गांव में तो आज भी अनजान मेहमान भगवान के समान ही होते हैं। फिर हम तो तेरे माता पिता हैं। तभी फोन रमेश जी ने वापस ले लिया। अब तू सुन, तुझे खेत और घर में से एक फूटी कौड़ी तक ना मिलेगी। तू अपनी पत्नी को कैसे रखेगा, ये तेरा मामला है। मैं आने से पहले ही सारे कागजात तैयार करके लाया था। ये घर और ये खेत हम दोनों के नाम रहेंगे और जब हम दोनों इस दुनिया में नहीं होंगे तो ये घर और खेत बेचकर जो धनराशि मिलेगी वो गांव के अनाथालय में चली जाएगी। ईश्वर ने इतनी प्रार्थनाओं के बाद तुझे दिया था। काश वो ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता तो हमें तेरे जैसा नालायक बेटा तो नहीं होता। हम तो तुझसे मिलने आए थे, तेरे साथ शहर रहने आए थे, पर तुझे तो सिर्फ खेत के पैसे लेने हैं। अपने माँ बाबूजी का प्यार और आशीर्वाद नहीं चाहिए। आज से तू हमारे लिए मर गया और हम तेरे लिए मर चुके हैं। कभी गांव आकर शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम वापस गांव जा रहे हैं। ये तो तेरी माँ की जिद थी, इसलिए तुझसे मिलाने को चला आया, पर बहुत बड़ी गलती की। मानवी ये सब नहीं देखती, एक भरम में जी लेती। हम तो बेटे का घर अपना घर समझकर रहने आए थे। रमेश जी और मानवी जी ने सामान उठाया और स्टेशन से ही वापस गांव की ओर चल दिए। दोस्तों, माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, पर वही बच्चे बड़े होकर उनकी भावनाओं और प्यार को समझ नहीं पाते हैं। शहर चले जाते हैं, गांव की संस्कृति, माता पिता के त्याग और प्यार को भुला देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।